सो हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई नो कि लाइक वर्क पे एनर्जी के एक दो लेक्चर बचे हैं बस पावर वाले, तो वो मैं फटाफट डाल दूंगा। तो जब तक हम सेंटर ऑफ मास शुरू करते हैं, ठीक है। एंड बीच में मैं कभी ना कभी टाइम निकाल के डाल दूंगा उनको, ठीक है। ओके, तो चलो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास। ओके, देखो ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक HCV का मैं एक बहुत ही प्यारा पैराग्राफ लाया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पढ़ो ज़रा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो पढ़ना। सपोज अ स्पिन बॉलर पता ना तुम्हें क्या करता है। स्पिन बॉलर मैं थोड़ा समझा दूँ उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। जैसे तुमने कोई बॉल फेंकी, राइट। कोई अगर स्पिन बॉलर होगा तो वो क्या करेगा, अपनी उंगलियों के बीच में बॉल को फंसा के उसको उंगलियों को घुमाएगा, जिससे क्या होगा, बॉल रोटेट करेगी। बॉल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी और ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ऊपर भी फेंका है, राइट। ठीक है। सपोज अ स्पिन बॉलर थ्रोज अ क्रिकेट बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। बीइंग अ स्पिनर, हिज फिंगर्स टर्न while throwing the ball, and the ball goes and the ball goes up spinning rapidly. Focus your attention to a particular point on the surface of the ball. Okay, देखो ज़रा, जैसे ये मेरे पे बॉल है, ध्यान से देखना। मैंने इसको घुमा के फेंक दिया ऊपर की तरफ। मैंने इसको घुमा के फेंक दिया ऊपर की तरफ, राइट। ऐसे ऊपर की तरफ घुमा के फेंक दिया, राइट। तो तुम जानते हो कि इस पे अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करूँ ऐसे, जैसे ये, राइट। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं इसी पॉइंट को बस देखता रहूँ, ठीक है, इसी पॉइंट को अगर मैं देखता रहूँ तो ये ऊपर भी जा रहा है पॉइंट और ये घूम रहा है। ये पॉइंट ऊपर भी जा रहा है और ये घूम रहा है। किसी पॉइंट पे यहाँ पे होगा, किसी पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया होगा, फिर यहाँ पे आ गया होगा, राइट। तो इसका जो मोशन हो रहा है वो थोड़ा रैंडम मोशन टाइप ऑफ हो रहा है। How does it moves in the space? Because the ball is spinning as well as rising up, in general the path of the particle at the surface is complicated path है, right. Not contained to straight lines or to a plane. The center of the ball, अब ज़रा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ बॉल के सेंटर की, राइट, बॉल के सेंटर की, तो चाहे बॉल कैसे भी घूमे कैसे भी जाए, राइट, उसका तुम देखोगे कि उसका जो सेंटर है, ठीक है, वो बस वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वो घूम नहीं रहा है। उसका जो सेंटर है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट उसका जो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, राइट। वो जो बॉल तुमने ऊपर फेंका, बॉल क्या होनी चाहिए, तुम्हारी यूनिफॉर्म होमोजीनियस होनी चाहिए, राइट। यूनिफॉर्म बॉल होनी चाहिए, तभी उसका जो सेंटर है वो बीच में आ रहा होगा, राइट। सेंटर ऑफ मास से बीच में आ रहा होगा, ठीक है। हाउ however still goes on the vertical straight line, and the spinner's fingers could not make its path complicated. If he does not throw the ball vertically up, rather passes it to his fellow fielder, the center of the ball goes in a parabolic path. इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आई होप। All the points of the ball do not go in parabolic paths. If the ball is spinning, the paths of most of the particles of the ball are complicated. But the center of the ball always goes in a parabola, irrespective of how the ball is thrown. ठीक है, ये लाइन काट देना, ये कुछ काम की नहीं है। द सेंटर ऑफ द बॉल इज़ अ वेरी स्पेशल पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल। इट्स मोशन इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल थ्रोन। आई होप तुम्हें सेंटर ऑफ मास की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ आई होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, जो लाइक तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही होगी, वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड देना था मेरे को, ठीक है। जैसे लेट्स से नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। जैसे लेट्स से ये मेरे पे बॉल थी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको मैंने ऊपर फेंका घुमा के, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट मार्क करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, बॉल ना थोड़ी बड़ी बनाते हैं, काम आसान होगा अपना। ऐसे, ठीक है। मैंने एक पॉइंट ये मार्क किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा घुमा के मतलब जैसे स्पिनर फेंकता है, राइट। अगर मैं इसको वैसे फेंकूंगा, तुम्हें पता है कि भैया ये क्या करेगा। आई गेस अब इतना इमेजिन तो कर पा रहे, बिकॉज ये मैं इमेजिन नहीं करा सकता तुम्हें खुद से इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा होगा भैया। किसी पॉइंट पे जो लाल वाला पॉइंट है यहाँ पे आ चुका होगा, राइट। ये लाल वाला पॉइंट ऊपर भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत रैंडम मोशन टाइप ऑफ हो रहा है, इसका कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया कि इसका मोशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ओके, पर ज़रा ध्यान से देखना, एक सेकंड रुको ज़रा, इसको मैं यहाँ पे उठा के ले आऊँ। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक इसके सेंटर की बात करूँ, तो इसका सेंटर अब भी यहाँ पे था, अब भी यहाँ पे है, राइट। उसका सेंटर की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही है, इसके सेंटर की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, ज़रा मेरे को एक बात बताना। देखो, अगर मैंने ये वाला एग्जांपल भी लिया तो यहाँ पे भी सेंटर
यहीं पे है, राइट। सेंटर का कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, राइट। जो सेंटर वाला पॉइंट है वो घूम नहीं रहा है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये था, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यहाँ पे कौन सा दिया एग्जाम्पल नंबर 2, प्रोजेक्टाइल का, राइट। प्रोजेक्टाइल सब पढ़ के आया है ना, ठीक है। तो अगर मैंने एक बॉल को घुमा के फेंका, अगर मैंने एक बॉल को घुमाया और उसको फेंका, राइट, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वेट वेट, इसका पाथ ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने एक बॉल को घुमाया एंड फेंका, मतलब ऐसे स्पिन किया एंड उसको प्रोजेक्ट किया, राइट। तो तुम्हें पता है कि भैया क्या हो रहा होगा किसी पॉइंट पे। जैसे मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ, कोई किसी पॉइंट पे आ गया होगा, इस पॉइंट पे जो लाल वाला पॉइंट है ये यहाँ पे कहीं आ गया होगा, राइट। आगे जाऊँगा तो यहाँ पे आ गया होगा। तो बस अगर मैं लाल वाले का मोशन को की बात करूँ, लाल वाले पॉइंट की मोशन की बात करूँ, तो ये कुछ रैंडम सा मोशन होगा, ऐसा 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 कुछ रैंडम सा मोशन होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली परफेक्टली पैराबोलिक पाथ, ऑलराइट। तो तुम समझ पा रहे हो कि भैया जब भी क्या होगा आगे जाके, कि जब भी मेरे को कोई बॉडी मिलेगी, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे। पार्टिकल मतलब हम बस पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, बहुत टाइनी मास, बहुत ही नेग्लिजिबल साइज है उसका, उसकी बात कर रहे थे। अब अगर मैं कोई रियल बॉल को फेंकूँ जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ दिस इन्फिनाइट स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, इन्फिनाइट स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो मेरे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका मोशन हमारे पहले वाले पार्टिकल से सिमिलर हो। मेरे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए उस पूरी बॉडी में जिसका मोशन हमारे पहले वाले पार्टिकल से सिमिलर हो, ठीक है। तो अब इसी को बताने के लिए यहाँ पे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आया ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा मेरे को बात बताओ, चलो अब ये बॉल यहाँ पे आ चुकी है किसी इंस्टेंट पे, ओके। मैं सेंटर ऑफ स्फेयर की बात करता हूँ, ये जो बॉल है इसका सेंटर की बात करता हूँ। क्या इसका सेंटर हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही ऐसे ही? तो तुम देख पा रहे हो जब इनको ज्वाइन करोगे तो भैया ये तो एक परफेक्टली पैराबोलिक पाथ आ रहा है, ये तो एक परफेक्टली पैराबोलिक पाथ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ना दोस्त, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो स्पेशल पॉइंट है जिसका जो ट्रैजेक्टरी है वो बिल्कुल सेम आ रहा है हमारे पुराने वाले पार्टिकल्स जैसा, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल जैसा सेम आ रहा है। कि अगर मैं किसी बहुत छोटे पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करूँ तो उसका पाथ भी प्रोजेक्टाइल आता है, और अगर मैं किसी बड़ी सी बॉडी को लूँ, राइट, उसको ऐसे फेंकूँ, ठीक है, तो उसका जो सेंटर का जो ट्रैजेक्टरी आता है वो भी बिल्कुल हमारे पुराने वाले पार्टिकल्स जैसा आता है, ठीक है। तो वो जो स्पेशल पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये तो फील लेने की बात थी, खैर अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स में चलते हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अभी तक तुम ये तो समझ गए कि भैया हम अभी तक कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे थे, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है, डॉट से भी बहुत छोटा पार्टिकल, तो उसका मास भी नेग्लेक्ट होता है। वो तो हम क्वेश्चन में मानते हैं कि उसका चलो मास है कुछ ना कुछ, ठीक है, बाकी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा छोटी है, उसके डायमेंशन नेग्लेक्ट करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना हम कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं कि एक रॉड लूँ या एक बॉडी लूँ तो उसी का सेंटर ऑफ मास बनेगा, कॉन्टिन्यूस बॉडी है उसी का सेंटर ऑफ मास होगा, नहीं। तुम कितने भी पार्टिकल्स का एक पॉइंट ऐसा निकाल सकते हो जिस जहाँ पे तुम लाइक इन्फिनिट पार्टिकल्स को एनालाइज करने के बजाय तुम उस पार्टिकल को एनालाइज करो तो तुम्हें सबका रिजल्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब ज़रा ध्यान से दिख रहा, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। ध्यान से देखना, जैसे मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ठीक है, सबको दिख रहा होगा आई गेस, ऑलराइट। ये वाई एक्सिस है मेरा एंड ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ n पार्टिकल्स ले रहा हूँ, राइट। लेट्स टेक द केस ऑफ n पार्टिकल्स, जैसे लेट्स से कि ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है, ये पार्टिकल नंबर 4 है। एक काम करते हैं 3 तक ही बनाते हैं, ज़्यादा भरते नहीं है, राइट। ये पार्टिकल नंबर n है, n पार्टिकल्स की बात हो रही है तो n बॉल्स लिए हमने ले ली, राइट। ये मोशन कर रही है, कोई ना कोई मोशन कर रही है। अरे चचा बन जा यार, एक सेकेंड देना ज़रा, इसको बना ही लूँ मैं एक बार, हाँ बन गया, ठीक है, ऑलराइट।
बन गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है, एंड ये पार्टिकल नंबर n है, ठीक है। समझिएगा बात को? ओके। तो इन सब के पोजीशन वेक्टर्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं? पोजीशन वेक्टर आता है ना सबको, काइनेमेटिक्स से पढ़ के आए हम, राइट? क्या मैं इसको r1 वेक्टर लिख दूँ? r1 वेक्टर। क्या मैं इसको r2 वेक्टर लिख दूँ? r2 वेक्टर। क्या मैं इसको r3 वेक्टर लिख दूँ? और क्या मैं उसको rn वेक्टर लिख दूँ क्या? सबके पोजीशन वेक्टर्स मैंने ऐसे ही लिख दिए। बात क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगी, ठीक है। ओके, तो इतनी बात सबको पहले डन है, राइट? ठीक है। अब देखो, हर एक बॉडी पे ना अपनी अपनी सेपरेट फोर्सेस लग रही है। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम, ठीक है। हर एक बॉडी पे ना अपनी अपनी सेपरेट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रही है। लेट्स से यहाँ पे F1 लग रहा है, F1 वेक्टर। लेट्स से यहाँ पे F2 वेक्टर लग रहा है, F2 वेक्टर, राइट। किसी और डायरेक्शन ले लो, यहाँ पे F3 वेक्टर लग रहा है, FN वेक्टर, सॉरी, FN वेक्टर। एंड यहाँ पे कहीं F3 वेक्टर लग रहा है, F3 वेक्टर। बात क्लियर है क्या? तो तुम देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे n पार्टिकल्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इन सारे n पार्टिकल्स का मोशन साइमल्टेनियसली एनालाइज करना है एक ही बार में, ठीक है। तो तुम समझ गए कि भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी हम पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि छोड़ यार इसको, छोड़ तू n पार्टिकल्स को छोड़, क्यों ना मैं इन n पार्टिकल्स में एक ऐसा स्पेशल पॉइंट ले लूँ जहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि इन n पार्टिकल्स का मास कंसनट्रेटेड है। इन n पार्टिकल्स का मास कंसनट्रेटेड है, मतलब मैं m1 m2 m3 की mn की जगह मैं वो स्पेशल पॉइंट पे जाऊँ और उसका जो मास होगा वो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस टिल mn ही होगा, ठीक है। कंबाइंड मास होगा जितने भी मेरे पे डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे, राइट। अच्छा, एक इसका मास तो लिखना ही भूल गया मैं, m1 m2 mn एंड m3, डन है क्या? ठीक है। अब देखो, चलो थोड़ा इसको एक काम करते हैं, ऐसे एक वो बना देते हैं बाउंड्री, ठीक है। लेट्स से पूरा हमारा सिस्टम है, लेट्स से हमारा पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। एक काम करो, इसको बाउंड्री को रहने दो। अब ज़रा देखो, आगे आगे बढ़ते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एन पार्टिकल्स का मोशन साइमल्टेनियसली एनालाइज करूँ, ठीक है। चलो देखो ज़रा कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसके इन सब में एक स्पेशल पॉइंट पकड़ा, जो कि मैं कह सकता हूँ कि जिसका जो मास होगा, ऐसा स्पेशल पॉइंट पकड़ा, स्पेशल पॉइंट, वेट, ठीक है, ऐसे एक स्पेशल पॉइंट पकड़ा जिसको मैं सेंटर ऑफ मास कह सकता हूँ। अरे भाई बन जाए यार, हाँ, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट पकड़ा जिसको मैं सेंटर ऑफ मास कह सकता हूँ इन एन बॉडीज़ का, इन एन डिस्क्रीट बॉडीज़ का। मैं इस ब्लू वाले सर्कल को सेंटर ऑफ मास कह सकता हूँ ऑफ एन डिस्क्रीट बॉडीज़, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखना। अब इससे होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं अगर इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखने जाऊँ तो क्या मैं इसको आर वेक्टर सी यू एम लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, राइट। आर वेक्टर सी यू एम, ये आर सी यू एम लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, राइट, ठीक है। अब देखो, M1 पे F1 फोर्स लग रही थी, M2 पे F2 फोर्स लग रही थी, Mn पे Fn फोर्स लग रही थी, राइट। तो इसका जो मास होगा, ध्यान से सुनो, इसका जो मास होगा, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है कि जितना भी मास है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। वो हम मानते हैं कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, राइट। जैसे पेन होता है अपना, राइट, पेन को हम बैलेंस करते हैं, राइट। हमारा जो, जैसे हम उंगली पे बैलेंस कर रहे हैं, राइट, पहली फिंगर पे बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे हमारा बैलेंस हो जाता है ये पेन फिंगर पे, राइट, वही पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो स्पेशल पॉइंट होता है जहाँ पे जितनी भी हमारी बॉडीज़ है, मतलब जितनी भी डिस्क्रीट बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो जितनी भी डिस्क्रीट बॉडीज़ है उसका मास कंसनट्रेटेड है, राइट। तो इसका मास क्या लिखोगे तुम? इसका मास m टोटल बोल दो इसको, राइट। और इस पर एफ नेट फोर्स लग रही होगी, एफ नेट, बताओ ज़रा, इतनी बार डन है क्या सबको?
आई होप डन होगी, ठीक है। ओके, तो मैंने एन बॉडीज़ की जगह मैंने एक स्पेशल पॉइंट पकड़ा जो मैं मान सकता हूँ कि जहाँ पे इन एन बॉडीज़ का मास कंसनट्रेटेड है, और इसी पे अब हम मोशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम सेंटर ऑफ मास को ही लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, देखो ज़रा, अच्छा मेरे को बात बताओ कि ये जो एफ नेट आ रहा था मेरा, राइट, ये जो एफ नेट आ रहा था, क्या यही आएगा? सबको इतनी बात क्लियर है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस वेक्टर। M1 पे F1 लग रहा था, M2 पे F2, तो जब मैंने एक स्पेशल पॉइंट बनाया जिसका मास M टोटल है, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 टिल Mn है, तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो भी नेट फोर्स ही लग रहा होगा, राइट। नेट एक्सटर्नल फोर्स ही लग रहा होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn टिल Fn, राइट। तो यही लिखा मैंने, प्लस Fn। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है। अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ यू कैन से दैट F इज इक्वल्स टू Mn, राइट। ठीक है, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा तुम्हारा, M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर प्लस MnAn वेक्टर, राइट। ठीक है, और यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ M टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ COM, राइट। ऐसा मैंने क्यों बोला, ध्यान से देखना, इससे रुकना, ठीक है। तुम्हें पता है कि अगर इस पर एफ नेट लग रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इस पर एफ नेट लग रहा है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर टिल समीशन ऑफ Fn वेक्टर, राइट। तो इसका जो मास है, एक तो मास हमें पता चल गया कि इसका जो मास है वो M टोटल है, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दीज मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। तो M टोटल जो है वो हमारा क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 टिल Mn, ठीक है। उस पर एफ नेट क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे F1 प्लस F2 प्लस F3 टिल Fn। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, तो मैं ये कह दूँ कि भैया इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही आएगा, राइट। तो मैं M टोटल एफ नेट जो लग रहा है इस पर, उसको मैं क्या लिख दूँ, M टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, तंग कर रखा है इसने, M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर टिल MnAn वेक्टर। इतनी बात क्लियर है सबको? आई होप बिल्कुल क्लियर होगी, राइट। किसी को कोई दिक्कत इस पर नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या मेरे पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ चुका है क्या, बताओ ज़रा, कि यहाँ पे मेरे पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ चुका है क्या? M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर टिल MnAn वेक्टर डिवाइडेड बाय M टोटल विच इज़ M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। तो अगर तुम्हें n डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मास पता है, उनका एक्सेलरेशन पता है, तो तुम उनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका डायरेक्टली एक्सेलरेशन पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो इसको याद रख लेना। आई होप तुम डेरिवेशन तुम्हें क्लियर है, ऑलराइट। ओके, अब ज़रा इसी इक्वेशन को आगे ले जाता हूँ मैं, जस्ट गिव मी मिनट। एक सेकेंड, ये कॉपी नहीं हुआ शायद। यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अच्छा, वेक्टर तो लगा दो ऊपर, वेक्टर लगा दो, ठीक है। डन है क्या बात? जस्ट गिव मी मिनट। बात क्लियर होगी, राइट। ओके, अब देखो, अब क्या एक्सेलरेशन को क्या मैं डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ? हमें आता है, हम मैथमेटिक्स से पढ़ के आए, राइट। मैं इसको एम टोटल इंटू DVCOM बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, एनी टाइम, राइट। M1, अच्छा यहाँ पे A1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? A1 वेक्टर को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DV1 वेक्टर बाई डी टी प्लस M2 DV2 वेक्टर बाई डी टी टिल प्लस Mn DVN वेक्टर बाई dt लिख सकता हूँ। बताओ ज़रा, किसी को कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होगा, राइट।
ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इस डी टी को राइट में ले जाऊँगा राइट और इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पे क्या आएगा ये देखते हैं, ठीक है। मेरे पे जो चीज़ बचेगी वो ये बचेगी, देखो एम टोटल इंटू वी सी ओ एम इज इक्वल्स टू एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर टिल एम एन वी एन वेक्टर। समझे क्या बात को? तो यहाँ से तुम पे एक फॉर्मूला और आ चुका है वी सी ओ एम का। अच्छा यहाँ पे वेक्टर तो लगा दो, वी सी ओ एम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कौन सा फॉर्मूला है, एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर, साथ साथ लिखते रहो ठीक है, वरना तुम बोर हो जाओगे क्लास में, प्लस एम एन वी एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री टिल एम एन। बात क्लियर है क्या सबको? आइए सबको बात क्लियर होगी? सबको बात डन है? ओके, सेम अगर मैं बताऊँ मेरे को, अगर मैं इस इक्वेशन को कॉपी करूँ, जिसकी मैं मिनट एक सेकंड देना ज़रा। हाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी कॉपी करूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे अब वी सी एम को क्या मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ क्या? तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं, सबको समझ आ गया कि हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, आर के जहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो ज़रा लिखो, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। हाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं पता नहीं अपने आप याद आता है यार, टर्न ऑफ ही कर दूँ, चल भाई हट गया। ओके, क्या मैं यहाँ पे एम टोटल इंटू डी आर वेक्टर सी यू एम बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ राइट। एम वन आर वन वेक्टर, एक से यहाँ पे कोई गलती हो गई क्या हमसे? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा नहीं नहीं गलती कोई नहीं हुई, यहीं पे कंफ्यूज हो गया मैं। एम वन डी आर वन वेक्टर बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू वेक्टर बाई डी टी टिल एम एन डी आर एन वेक्टर बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या इसको? ठीक है। अब जब मैंने डी टी को राइट में भेजा और इंटीग्रेट किया तब तुम वापस समझिए कि भैया जो मेरे पे बना एक्सप्रेशन वो क्या बना, एम टोटल इंटू आर वेक्टर ऑफ सी ओ एम, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी एम इज इक्वल्स टू एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर प्लस टिल प्लस एम एन आर एन वेक्टर। बात क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या मैं आर वेक्टर ऑफ सी एम भी बता सकता हूँ क्या? क्या आ रही है, एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर प्लस एम एन आर एन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज एम वन प्लस एम टू टिल एम एन। बात क्लियर है क्या सबको? बात डन है सबको? आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ बतानी थी मेरे को कि ये जो स्पेशल केस है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने वी सी एम लिखा, ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। तो मैं एक चीज़ पता है कि भैया मैं मोमेंटम क्या लिखता हूँ, मोमेंटम क्या मैं ये लिखता हूँ, मास टाइम्स मास इंटू वेलोसिटी वी वेक्टर, ये लिखता हूँ क्या मैं? ठीक है, तो क्या तुम्हें ऊपर एक चीज़ दिख रही है कि भैया ये तो ऊपर नेट मोमेंटम है, नेट मोमेंटम है, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर, किसी सिस्टम में जितनी भी पार्टिकल्स है राइट, जितने भी पार्टिकल्स है उस सिस्टम के अंदर, उन सब के अगर मैं मास टाइम वेलोसिटी को ऐड कर दूं तो मेरे को उस सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। इन शॉर्ट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा राइट। तो इस ये मैं वापस नहीं लिख रहा, तो आई गेस तुम अपने आप से लिख सकते हो इसको, ठीक है। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी सबको राइट। ओके, तो थोड़ा बहुत आई गेस मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं राइट, ज़्यादा ठीक रहेगा अपने लिए। देखो लेट्स मूव टू मोमेंटम, लाइक जिन लोगों ने मोमेंटम नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने कभी
तो लाइक बचपन में तो आई गेस 9th में पढ़ा होगा कभी ना कभी, बाकी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल जिसका मोमेंटम निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पे एक पार्टिकल है एक स्पेस में, राइट, और इस पे कोई वेलोसिटी है किसी डायरेक्शन में, वी वेक्टर डायरेक्शन में, कुछ ऐसा वी वेक्टर होगा इसकी वेलोसिटी, राइट, ऐसे, ठीक है, वी वेक्टर, ठीक है। इसका मास m है, तो तो इसका मोमेंटम कैसे लिख सकते हो तुम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा है, राइट, ठीक है। ओके, तो मोमेंटम क्या लिखोगे इसका, मास टाइम वी वेक्टर, दैट्स इट, खत्म, यही होता है इसका। बात क्लियर है सबको, आई होप किसी को इतना डाउट नहीं होगा, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल्स, अगर मैं बात करूँ पिछले केस में मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल जो हमने पीछे चीज़ें बनाई, अगर मैं इन एन पार्टिकल्स का मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, इन शॉर्ट में अगर सिस्टम का मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया था, ध्यान से सुनो, मैंने इन एन पार्टिकल्स को किससे रिप्लेस कर दिया था, एक सेंटर ऑफ मास से, इसको मैं सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ, राइट, इससे रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो मैं मोमेंटम भी क्यों ना, मैं इन एन पार्टिकल्स का कंबाइंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्यों ना मैं सेंटर ऑफ मास की हेल्प से निकालूँ। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम ऑफ सिस्टम और मोमेंटम ऑफ कंबाइंड एन पार्टिकल्स क्या होगा, क्या यही होगा, बताओ ज़रा, इज इक्वल्स टू एम टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सी यू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर ऑफ सी यू एम। आई गेस जिनको समझ आ रहा होगा वो समझ चुके होंगे, राइट, कि हम किसी भी सिस्टम का मोमेंटम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम, कोई भी एन पार्टिकल्स है, राइट, कितने भी पार्टिकल्स है, हम उनका मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं। सबको बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से, आई होप क्लियर होगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन होता है ऑफ रिलेटिव मोमेंटम, राइट, रिलेटिव मोमेंटम में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और डायरेक्टली उसको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देते हैं। तो एक बार वो देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालने पे चलेंगे, ठीक है, ओके। देखो ज़रा ध्यान से देखना, रिलेटिव मोमेंटम, ओके, ध्यान से देखना, जैसे रिलेटिव तुम समझ गए कि भैया यहाँ पे दो बॉडी साइमल्टेनियसली मूव कर रही होगी, तो उनके मोमेंटम में, मतलब उनके रिलेटिव मोमेंटम हमें निकालना है, राइट, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। लेट्स से एक पार्टिकल है जिसकी v1 वेक्टर यहाँ पे है उसका, ठीक है, ओके, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका वो यहाँ पे है, लेट्स से, राइट, और उस पर वेलोसिटी कुछ v2 वेक्टर है, ऐसे, समझे क्या बात को, ठीक है। मैंने कहा कि भैया मोमेंट, और इसका मास m1, इसका मास m2 है, ठीक है। मैंने कहा मोमेंटम ऑफ m1 क्या होगा, तो कहेगा कुछ नहीं होगा, m1 इंटू v1 वेक्टर होगा। मैंने कहा मोमेंटम ऑफ m2 कितना होगा, तो कहेगा कुछ नहीं होगा, m2 टाइम्स v2 वेक्टर होगा। बांटा ना सबको, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब मैंने कहा कि देख, अगर मेरे को निकालना है मोमेंटम ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, मतलब अगर मैं m2 पे जाके बैठ गया तो मेरे को m1 का मोमेंटम क्या दिखेगा, ठीक है। अगर मैं m2 पे जाके बैठ गया तो मेरे को m1 का मोमेंटम क्या दिखेगा, चलो देखते हैं क्या दिखेगा, बिल्कुल बेसिक से जितना हमें अभी आइडिया है उससे देखते हैं, ठीक है। मोमेंटम ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, तो क्या बच्चे ये लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मोमेंटम ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मोमेंटम ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, m1 v1 माइनस m2 v2, राइट, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिकॉज चलो थोड़ा लॉजिकली सोचो कि भाई मेरे भाई मोमेंटम होता क्या है, मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, ठीक है। जब तू मेरे भाई m2 पे बैठ गया, मतलब तू क्या करेगा, m1 को m2 की वेलोसिटी पलट के दे देगा, ठीक है। तो कोई v नेट वेलोसिटी आएगी, कोई नेट वेलोसिटी आएगी जो कि समीशन ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर होगा, राइट। तो तेरे को जो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, यहाँ पे तूने m1 और m2 को भी तूने इंक्लूड कर दिया,
बट तू तो जो बैठ के देख रहा है, तू तो M1 को देख रहा है ना मेरे भाई बैठ के, ऐसे भी समझ नहीं आया। तो बस इतना जान लो कि ये जो तुमने लिखा है ये तो पूरा गलत है, ये जो तुमने लिखा है ये तो पूरा गलत है, ठीक है। एक काम करो, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम ना रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। मेरे हिसाब से तुम पहले ना रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के देखो। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ वन, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, कि ये आएगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें पता है v1 वेक्टर है, माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है हमें v2 वेक्टर है, राइट। ठीक है, तो अगर मैं m2 पे बैठा हूँ तो मेरे को जो इसकी वेलोसिटी दिख रही होगी वो ऐसी दिख रही होगी, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो अगर मैं मोमेंटम निकालने जाऊँ ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो क्या मेरे को m2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय इसकी जो वेलोसिटी दिख रही है m2 पे बैठ के, सॉरी m1 सॉरी m1 टाइम्स m1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो मेरे को दिख रही है, रिलेटिव वेलोसिटी जो मेरे को दिख रही है m2 पे बैठ के, उसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ताकि मेरे को रिलेटिव मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो आई गेस तुम मिसकंसेप्शन समझ चुके हो कि डायरेक्टली मोमेंटम में ऐसे रिलेटिव का फंडा नहीं लगाते, हम इसको पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते देन आगे बढ़ते। समझे क्या बात को? बात क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगी, राइट। ठीक है, तो इतना ही था, राइट। मोमेंटम के बारे में ज़्यादा जानना नहीं अपने को, इतना जानोगे तो भी चलेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो एक बार हम टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास इन टू पार्टिकल सिस्टम। ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। COM इन टू पार्टिकल सिस्टम, ये दो पार्टिकल्स हमारे लिए आसान होते हैं एनालाइज करना, तो हम इन्हीं का COM निकाल के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ओके। लेट्स से ये हम पे ऑरिजिन है अपना, यहाँ पे एक पार्टिकल A पड़ा है ऐसे ऑफ मास m1, एंड यहाँ पे एक पार्टिकल B पड़ा है ऑफ मास m2, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है। एक सेकेंड यार, ये एक सेकेंड देना ज़रा, गिव मी मिनट, ओके। अरे ये बनेगा ही नहीं में से, ठीक है। ये एक m1 है और ये एक m2 है, बात समझे क्या? ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? d है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है मेरे भाई? d है, स्मॉल d, ओके, ठीक है। अब मैंने कहा कि इन दोनों के मासेस सेम नहीं है, इन दोनों के मासेस सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग मासेस है, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, राइट। तो ये दो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, दो डिस्क्रीट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कोई फ्री स्पेस में दो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा ज़रा ये देखते हैं, चलो, ओके। चलो फॉर्मूले पे चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद है कि ये वाला फॉर्मूला, अच्छा मेरे को आगे भी बढ़ना था यार, यहाँ पे गलती हो गई अपने से, अपन ना आगे नहीं बढ़े। रुको एक काम करते हैं, हम ना पहले उस पर चलते हैं फिर आगे इसको डिस्कस करिए। वेट, वो वाली चीज़ तो रह गई यार, उस मोमेंटम के चक्कर में ना मोमेंटम भी चलेगा फिर हम। रुको ज़रा मेरे को ये चीज़ डिस्कस करने दो एक बार, रुको। इसको कॉपी करना पड़ेगा अपने को, इतनी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं हम। वेट, अब ठीक है, ठीक है। ये है तुम्हारा, ज़रा ध्यान से देखना इसको। अरे ये कहाँ गया यार, रुको इसको डिलीट मारते हैं, हम वापस लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। m1 लिख रहा हूँ मैं, m टोटल इंटू r वेक्टर ऑफ COM इज इक्वल्स टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर टिल mn वेक्टर। बताओ ज़रा, लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? हाँ लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ओके। अब मेरे को बात बताओ कि r वेक्टर जनरली तुम्हारा किसके टर्म्स में होता है? r वेक्टर जनरली तुम्हारा किसके टर्म्स में होता है? x y z में, राइट, i कैप j कैप k कैप में, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 3 डायमेंशनल दुनिया में जीते हम,
राइट। जो तुम आर किसी भी पार्टिकल को पोजीशन वेक्टर में लिखते हो, जैसे हमने डिफाइन किया था काइनेमेटिक्स में कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, राइट। एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसको हम डायरेक्टली एक पोजीशन वेक्टर से लोकेट करते हैं, तो क्या लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 कॉमा z1, राइट। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे हम, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये लिखते थे। ओके, तो आई गेस सब समझ चुके हैं कि अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, राइट। अरे भाई तू भी चला जा यार, ठीक है। ध्यान से देखना आप ज़रा, क्या मैं एम टोटल इंटू एक्स सी यू एम आई कैप प्लस वाई सी यू एम जे कैप प्लस जेड सी यू एम के कैप लिख सकता हूँ क्या? कोई बुराई है क्या इसमें? आर वेक्टर ऑफ सी यू एम लिख रहा हूँ मैं, तो एक्स सी यू एम आई कैप प्लस वाई सी यू एम जे कैप प्लस जेड सी यू एम के कैप, ओके, इज इक्वल्स टू m1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, राइट, टिल प्लस mn xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। बात समझ गए? ठीक है। तो अगर मैं सेपरेटली लिखूँ, अगर मैं सेपरेटली लिखना चाहता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया। कैसे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। ये एक काम करो, मैं ना डिराइव ही कर लेता हूँ, रुको, फिर बच्चे चिल्लाने लग जाएगा वरना ये कैसे आ गया। रुको, मैं डिराइव ही कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ बन रही थी अपने पे, ठीक है। ज़रा m टोटल को तीनों से मल्टीप्लाई तो करो एक बार, तो मैं अपना दिख जाएगा m टोटल इंटू एक्स सी यू एम आई कैप प्लस m टोटल इंटू वाई सी यू एम जे कैप प्लस m टोटल इंटू जेड सी यू एम के कैप। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ m1 x1 आई कैप प्लस m1 y1 जे कैप प्लस m1 z1 के कैप प्लस m2 x2 आई कैप प्लस m2 y2 जे कैप प्लस m2 z2 के कैप, राइट, टिल प्लस mn xn आई कैप प्लस mn yn जे कैप प्लस mn zn के कैप। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ से मैं तीनों जो है अपने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास को मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। कैसे? अब आई गेस तुम समझ चुके हो, पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आएगा मेरा, m1 x1 प्लस m2 x2 टिल mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल mn। ठीक है क्या बात को? ओके। व्हाट कैन आई राइट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 टिल mn yn। बात क्लियर है? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। ठीक है। व्हाट यू कैन से अबाउट z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, what you can say about z coordinate of center of mass is m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 plus mn zn divided by m1 plus m2 plus m3 till mn। बात समझे क्या? ओके, तो मैं इसको एक बार बॉक्स में बना के लिख देता हूँ, बहुत कुछ ज़्यादा ही बाय गॉड। एक सेकंड देना ज़रा मेरे को। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो आई गेस इसको ना हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक सेकंड रुको।
ये अभी तक वहीं पे चिपका हुआ है क्या मेरे भाई? एक सेकंड रुको ज़रा, मैंने इसको वापस लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, वरना यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा अच्छे से। रुक जाओ, ठीक है, इस नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिख लेते हैं। व्हाट इज़ और एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास। देखो मेरे को एक और चीज़ लिखने के साथ तो स्पेस चाहिए थी थोड़ी। m1 x1 प्लस m2 x2 टिल mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn, ठीक है। व्हाट इज़ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 y1 प्लस m2 y2 टिल mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। व्हाट इज z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 z1 प्लस m2 z2 टिल mn zn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। अच्छा, इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूँ तो मैथ्स वाले बच्चे तो आएगा तुम जल्दी समझ जाओगे, नीट वाले होते तो समझाना पड़ता पहले पूरा समीशन, ठीक है। ओके, तो मैथ्स में एक पॉपुलर टर्म है कॉल्ड समीशन। समीशन मतलब एक बारे में हम इसको, जैसे इतने बड़ा हम एन टर्म्स तक लिख रहे हैं, राइट, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर तुम देखो MI XI, राइट, MI XI जहाँ पे आई वेरी कर रहा है, I1 to N तक वेरी कर रहा है, राइट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख दूँ, क्या बोलते हो, समीशन MI XI डिवाइडेड बाय समीशन MI, राइट, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to N एंड वेयर यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 to N। बात क्लियर है? ओके, यहाँ पे भी ज़रा सेम कर दो। हाँ, यहाँ पे भी ज़रा सेम कर दो, समीशन MI डिवाइडेड बाय समीशन MI, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कर दो, समीशन MI डिवाइड बाय समीशन MI, ठीक है। ओके, वेयर I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n and I is equals to 1 to n। बात क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगी, ठीक है। दिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा अपना पूरा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कैसे लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कैसे लिखते हैं, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास हम कैसे लिखते हैं। बात क्लियर है? इसके नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, मैं लिंक ऐड कर दूँगा, ठीक है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब तुम्हें सेंटर मास निकालना आ गया, लेट्स टॉक अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम, ओके। चलो देखो क्या है टू पार्टिकल सिस्टम है, ध्यान से देखना। हमने क्या किया कि जैसे एक ओरिजिन लिया मैंने, एक रेफरेंस फ्रेम, एक रेफरेंस एक्सिस लिया, ये एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने दो पार्टिकल्स रखे कंप्लीटली ऑन एक्स एक्सिस, दोनों पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, एक ऐसे और एक यहाँ पे, ओके। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है अपना, डी है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन वो क्या है अपना, डी है। ये आएगा नहीं, रुको एक सेकंड ना, हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं इसको लेके। हाँ चलो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। तो एक काम करता हूँ, मैंने इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, हो जाए भाई ये कॉपी बस। हो गया कॉपी, चलो ठीक है। ये था अपना, ओके। मैं कहता हूँ कि चलो देखो ध्यान से देखना, इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, ओके। इन दोनों का मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। इन दोनों का मेरे को सेंटर ऑफ मास दोस्त निकालना है, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मुझे बात बताओ, तुम्हें क्या क्या ज़रूरत है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट ज़रूरत है, पार्टिकल्स की एक्स कोऑर्डिनेट ज़रूरत है, राइट। ये हमने कैसे निकाला था, डिस्क्रीट एन पार्टिकल जो थे उनके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट्स। अरे तुम यहाँ पे आओ यार, रुको, तुम डर जाते हो। देखो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 कॉमा z1 नहीं होएगा क्या? क्या इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 कॉमा z2 नहीं होएगा? ऐसी कैसे कोऑर्डिनेट्स xn कॉमा yn कॉमा zn नहीं होएंगे क्या? ठीक है,
तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालना चाहता हूँ तो सबके m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 सबके मास को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल मास करके एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास मेरे पे आ जाएगा। बात समझे? ओके। तो यहाँ पे जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालने जा रहा हूँ, सबसे पहले मेरे को दोनों मासेस से कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे 0,0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है d,0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है d,0, ठीक है। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। ओके। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं किसी में, प्लस m2 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आई गेस तुम z कोऑर्डिनेट भी समझ गए कि भैया z कोऑर्डिनेट भी यही आएगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, ठीक है तुम्हारा। ओके। मतलब मेरा जो सेंटर मास आ रहा है, तुम्हें एक चीज़ तो पता है कि भैया जो सेंटर मास आ रहा है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, कि दोनों मास एक्स एक्सिस पे, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो भी एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। हमें नहीं पता कि बीचों बीच करेगा, ज़रूरी नहीं है। देखो बीचों बीच कर ही नहीं रहा, मतलब जब तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, जस्ट गिव मी मिनट, इसको एक काम करो, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लो। क्या आ रहा है m2d बाय m1 प्लस m2, यही आ रहा है, बताओ ज़रा, यही आ रहा है? ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि भैया ये तो बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आ रहा, सेंटर में आना होता तो ये शायद तुम्हारा d/2 आना चाहिए था, d/2 आना चाहिए था, राइट। बट ये सेंटर में तो नहीं आ रहा है, तो ये कोई ना कहीं इस कोऑर्डिनेट पर आ रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 0। ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास 0 है, तभी ये पूरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका सेंटर मास जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट ही 0 है यार, तो वाई पे ले ही मत जाओ, एक्स एक्सिस पे पड़ा होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है, मतलब ये पूरा इसका जो सेंटर मास है पूरा एक्स एक्सिस पे पड़ा होगा, ठीक है। इतनी बात डन है सबको? ओके। एक और चीज़, अच्छा ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस d है, ये पूरा डिस्टेंस d था मेरा, इतना डिस्टेंस कितना है मेरा m2d बाई m1 प्लस m2। तो अगर मेरे को ये रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है, तो क्या मैं फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस क्या मैं d माइनस ये कर दूँ, d माइनस m2d बाई m1 प्लस m2? डेफिनेटली कर सकता हूँ, राइट। यही करना पड़ेगा, d माइनस m2d बाय m1 प्लस m2। क्या आ रहा है तुम्हारा m1d प्लस m2d माइनस m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कैंसिल। क्या आ रहा है तुम्हारा m1d बाय m1 प्लस m2। क्या आ रहा है तुम्हारा m1d बाय m1 प्लस m2। अच्छा इतनी बात डन है क्या सबको? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। एक और चीज़, अगर मैं कहूँ कि अपना जो पहला पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r1 है, दूसरे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r2 है, तो क्या मैं r1 को m2d बाई m1 प्लस m2 बोल सकता हूँ? क्या यही मेरा r1 है और क्या ये मेरा r2 है? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे को बताओ r1 बाई r2 क्या होगा, r1 बाई r2 क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। r1 बाई r2 क्या होगा? m2d बाई m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1d बाई m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कट गया, d से d कट गया, तो ये क्या तुम्हारा m2 बाई m1 आ रहा है क्या? m2 बाई m1। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि टू पार्टिकल सिस्टम में m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2, m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आएगा तुम्हारे बहुत ज़्यादा। बात क्लियर है सबको? समझे क्या बात को? आई होप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल अपन अलग अलग बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मासेस देखेंगे, ठीक है। कल हम अलग अलग बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मासेस देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। तो एक काम करिएगा ज़रा, आप NLM के आगे पाथ फाइंडर हम कंप्लीट कर रहे थे, वो बीच में स्टॉप हो गया था, तो NLM की पाथ फाइंडर ट्राई कीजिएगा कि पूरी हो जाए आपसे। MCQ वाला पार्ट तो एटलीस्ट पूरा कर लो, इरोडो हम पूरी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो वो मैं 1-2 दिन में डिस्कस कर लूँगा। देन वर्क पर एनर्जी की पाथ फाइंडर भी रह रही है अपनी, और जो वर्क पर एनर्जी के पावर वाले लेक्चर्स हैं तुम्हारे, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा 3-4 दिन में, ओके।
सो हाय, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई गेस यही तक था अपना लेक्चर आज का, सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 1। मिलते हैं कल विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।